कैसे आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी गुड बेटा। आइएगा, आज हम इनकम टैक्स को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसने कहा कि सर इनकम टैक्स चार्ज होगा ऑफ द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड कंप्यूटेड इन द असेसमेंट ईयर। भाई प्रीवियस ईयर में किसी भी पर्सन ने कोई भी इनकम कमाई है, तो जब प्रीवियस ईयर में वो एंड तक इनकम कमा लेगा, उस इनकम के ऊपर हम टैक्स कंप्यूट करेंगे करंट ईयर में, विच इज नोन एज असेसमेंट ईयर। और उस असेसमेंट ईयर में प्रिस्क्राइब रेट पे हम इनकम टैक्स आपसे चार्ज करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा था सर कि प्रीवियस ईयर वो ईयर था जिस साल में इनकम कमाई गई है, और असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर है, वो ईयर है जिस साल में कमाई हुई, पिछले साल की कमाई हुई इनकम का टैक्स कंप्यूट करके आपको सरकार को डिपॉजिट कराना है। अब सवाल ये उठता है, सर ये असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स कंप्यूट कैसे किया जाए? तो हमने कहा सर प्रीवियस ईयर में किसी भी पर्सन ने जो इनकम कमाई है, उस इनकम को हम रियल इनकम बुलाएंगे, और उस रियल इनकम से हमें टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी होगी, जिसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो हमने वो प्रोसेस देखा पिछली क्लासेस के अंदर। हमने कहा सर सबसे पहले तो एक काम करना, जो भी पर्सन है, पर्सन कौन होगा ओवर द पीरियड हम देखेंगे। अभी के लिए हम इतनी बात ध्यान रखते हैं कि जो भी पर्सन है, उस पर्सन की जो भी टोटल रिसिप्ट होगी, जो भी कैश इनफ्लो होगा, जो भी कमाई होगी, जितना भी कैश इनफ्लो वो कमाएंगे, जो भी कैश इनफ्लो वो कमाएंगे, उसको हम दो पार्ट में बांट देंगे ओवर दी पीरियड। हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे उनकी कुछ कमाई को हम इनकम नहीं मानेंगे, लाइक हमने देखा एग्रीकल्चरल इनकम एंड ऑल, और कुछ कमाई को हम इनकम मानेंगे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। अगर वो इनकम में कंसिडर हो गए, अगर उनकी कमाई इनकम की डेफिनेशन में आ गई, तो फर्दर हम उस असेसी का, उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करेंगे कि वो सर इंडियन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। और अकॉर्डिंग टू देयर रेजिडेंशियल स्टेटस हम कुछ इनकम को टैक्सेबल करेंगे और कुछ इनकम को टैक्सेबल नहीं करेंगे। यानी हम देखेंगे कि सर अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस या तो वो पर्सन इंडिया के होंगे या वो बाहर से आए होंगे, वटेवर द केस में भी उनकी जितनी भी इनकम है उसको या तो इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, तो सर उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यानी सर या तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 कोई इनकम मानी ही नहीं जाएगी, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, और कोई इनकम कंसिडर होगी लेकिन अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस उसको हम इंडिया में टैक्सेबल नहीं करेंगे, तो उस पर भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा बाकी जितनी भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाली हैं, उन सारी इनकम को हम क्लासिफाई करेंगे अंडर 5 हेड्स। और इस 5 हेड्स के अंदर क्लासिफिकेशन के लिए सेक्शन 14 आया, जिसने कहा कि सर जो भी रियल इनकम है विच इज टैक्सेबल इन इंडिया, उसको आपको 5 हेड में बांटना होगा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सच इनकम। वो 5 हेड क्या क्या होंगे सर? हमने देखा पहला होगा सैलरी, जहां पे वो कमाई आएगी जो किसी भी पर्सन ने इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। वेयर एज अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, कोई अपनी बिजनेस अपनी प्रोफेशन को रन कर रहे हैं, तो उनकी इनकम पीजीबीपी हेड के अंदर आ जाएगी। तो सैलरी के प्रोविजंस जो हैं, वो सैलरी के प्रोविजन सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 हम देखेंगे। वेयर एज अगर पीजीबीपी इनकम है तो उनके प्रोविजंस आपको सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 डीबी तक देखने को मिलेंगे। वेयर एज अगर किसी पर्सन की इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा के जनरेट हो रही है, तो उनके जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड पे टैक्सेबल होगी, क्लासिफाई होगी, विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 22 टू सेक्शन 27। वेयर एज अगर किसी पर्सन के पास कैपिटल एसेट है और उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके उन्हें गेन हुआ है, तो वो गेन कैपिटल गेन के हेड में क्लासिफाई किया जाएगा।
हाउएवर अगर कोई भी इनकम इन चारों हेड के अंदर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन में अगर कवर नहीं होगी तो वो अदर सोर्सेज के अंदर क्लासिफाई हो जाएगी। और जो भी इनकम इन 5 हेड में क्लासिफाई हुई हैं उन पांचों इनकम को रिस्पेक्टिवली एडजस्ट किया जाएगा। वहां पे कुछ हो सकता है कुछ खर्चे ऐड बैक किए जाएं और कुछ छूट दी जाए बाय रिड्यूसिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम सच इनकम। ये जो रिडक्शन की जाएगी रिस्पेक्टिव हेड्स के अंदर उनकी रियल इनकम में से, उसको हम नाम देंगे एग्जेम्पशन का। एंड देन ये एडजस्टमेंट करने के बाद रिस्पेक्टिव हेड्स में बहुत सारे लोगों की इनकम क्लब की जाएगी। कुछ लोग हम देखेंगे आगे क्लबिंग के चैप्टर में जहां पे उनकी इनकम जोड़ दी जाएगी आपस में, उसको हम क्लबिंग का नाम देंगे, जो हम कंसिडर करेंगे सेक्शन 60 टू सेक्शन 65 में। एंड देन फाइनली अलग अलग हेड्स के अंदर कुछ प्रॉफिट्स जनरेट हुए, कहीं पे कुछ लॉसेस आए, उन सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को आपस में एडजस्ट किया जाएगा। उस एडजस्टमेंट को हम नाम देंगे सेट ऑफ लॉसेस, जो हम सेक्शन 72 सेक्शन 80 देखेंगे। एंड देन एग्जेम्पशंस, क्लबिंग एंड सेट ऑफ एडजस्ट करने के बाद रिस्पेक्टिव हेड्स में जो टैक्सेबल इनकम आएगी उन सारी टैक्सेबल इनकम को हम अगले स्टेप में ले जाके ऐड कर देंगे और वो जो एग्रीगेट निकल के आएगा इन सब हेड्स का, इन सारे हेड्स की टैक्सेबल इनकम का जो एग्रीगेट निकल के आएगा उसे हम बुलाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। और उस ग्रॉस टोटल इनकम से फाइनली हमें कुछ छूट मिलेगी इन द नेम ऑफ डिडक्शंस। तो ये जो डिडक्शंस हैं ये GTI से माइनस होंगी, वेयर एज जो एग्जेम्पशंस हैं वो रिस्पेक्टिव हेड से माइनस की जाएगी। बस फर्क ये है एग्जेम्पशंस जो है रिस्पेक्टिव हेड से कनेक्टेड होंगी, वेयर एज डिडक्शंस जो हैं वो जनरल छूट दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड और इनकम जनरेटेड इन द नोबल कॉज ऑफ द सोसाइटी, नेशन और फैमिली। भाई सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, फैमिली के लिए, अपने लिए अगर कोई पर्सन कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ खर्चे करेंगे, तो ऐसे में वो सारे के सारी जो खर्चे हैं, जो कमाइयां हैं, उनको हम डिडक्शंस के रूप में GTI से रिड्यूस कर देंगे सो एज टू एनकरेज सच पर्सन। हम चाहेंगे पर्सन इस तरीके के नेशन के वेलफेयर में, सोसाइटी के वेलफेयर में, अपनी फैमिली के वेलफेयर में इस तरीके के खर्चे करे, तो वो खर्चे हम एंड में जाके GTI से डिडक्ट कर देंगे इन द नेम ऑफ डिडक्शंस। एंड डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो फाइनल इनकम आएगी उसको हम बुलाएंगे टोटल टैक्सेबल इनकम, TTI। और इस TTI में से हम पर्टिकुलर रेट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आके इनकम टैक्स निकल के आएगा। ठीक है जी। तो ये हमने हेडिंग देखी थी, फ्रेमवर्क देखा था इनकम टैक्स का, जिसको हमने लास्ट क्लास में रिवर्स में समझना शुरू किया। हमने कहा सर ये पूरा प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को अब हम रिवर्स में एनालाइज करेंगे। यानी सबसे पहले इनकम टैक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले रेट देखेंगे, उसके बाद हम डिडक्शंस देखेंगे, डिडक्शंस के बाद हम सेट ऑफ लॉसेस देखेंगे, एंड देन क्लबिंग देखेंगे, एंड देन रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह डिटरमिन करेंगे, एंड देन रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह देखने के बाद फाइनली हम एक एक करके रिस्पेक्टिव हेड्स में जाके उनको डिटेल में एनालाइज करेंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली एट द एंड हम अपना पूरा इनकम टैक्स इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है जी। तो हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले रेट्स देखना शुरू किया। हमने कहा सर इनकम टैक्स में 3 चीजों के रेट होंगे, यानी इनकम टैक्स कंप्यूट करते वक्त आपको 3 नाम से टैक्सेस देने पड़ेंगे। सबसे पहला टैक्स होगा बेसिक टैक्स, जो आपको देना ही देना है। उस बेसिक टैक्स के ऊपर आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा अगर आप अमीर हो, यानी अगर किसी की टोटल टैक्सेबल इनकम किसी भी साल में 50 लाख को पार कर जाएगी तो उनको कहा गया कि बेसिक टैक्स के अलावा आपको एक एडिशनल टैक्स देना होगा बेसिक टैक्स के ऊपर ही, इन द नेम ऑफ सरचार्ज। वेयर एज अगर कोई गरीब असेसी है जिसकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम की है, तो उन्हें कहा कि सर आपको छूट दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपको छूट दी जाएगी वाइल कंप्यूटिंग टैक्स। टैक्स कंप्यूट करते वक्त
हम आपको यहाँ पे बेसिक टैक्स के ऊपर भी फर्दर कुछ छूट दे देंगे अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम है। यानी अगर आप गरीब असेसी हो तो हम फाइनली बेसिक टैक्स पे भी आपको कुछ छूट दे देंगे, और टैक्स रेट में जब छूट देंगे तो उसको हम बुलाएंगे रिबेट। ठीक है जी। वेयर एज अगर आप अमीर असेसी हो, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको बेसिक टैक्स के अलावा एडिशनल टैक्स देना होगा इन द नेम ऑफ सरचार्ज। ये सरचार्ज कैसे निकलेगा, रिबेट कैसे निकलेगा, अभी हम एक एक करके समझेंगे आगे। एंड देन फाइनली इसके ऊपर एक सेस और चार्ज किया जाएगा अंडर प्रिविलेज की हेल्थ एंड एजुकेशन को देखने के लिए इन द नेम ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से आपको 4% का टैक्स हमेशा देना होगा, सेस देना होगा ऑन द अमाउंट ऑफ, ये सेस किस पे लगेगा, ऑन द अमाउंट ऑफ बेसिक टैक्स, जो बेसिक टैक्स आपने दिया प्लस सरचार्ज। इन दोनों के ऊपर टोटल आपको टैक्स देना होगा इन द नेम ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द फ्लैट रेट ऑफ 4%। ठीक है जी। फर्दर हमने देखा सर बेसिक टैक्स निकालते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन सी इनकम पे टैक्स निकाल रहे हैं। सरकार ने कहा सर जो भी इनकम 5 हेड में आप कमा रहे हो उसको हम फर्दर 2 कैटेगरी में बांटेंगे। सर 5 हेड में जो इनकम आई, अगर वो इनकम रिकरिंग नेचर की है, हमने देखा वो इनकम आप कंटिन्यूअसली कमा रहे हो, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में कमा रहे हो, वो जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी की इनकम है वो 5 में से किसी भी हेड में आ सकती है। अगर वो रेगुलरली आप कमा रहे हो तो उसे हम नाम देंगे नॉर्मल या रेगुलर इनकम का। जैसे सैलरी हर महीने आप कमा रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट हर महीने आपको आ रहा है, पीजीबीपी से प्रॉफिट हर महीने आपको आ रहा है। कैपिटल गेन में हमने कहा सर आपने कुछ सिक्योरिटीज में डील करते हो और सिक्योरिटीज आप रेगुलर बेसिस पे बेच रहे हो, उससे आपको कैपिटल गेन आ रहा है। या सर अदर सोर्सेज में आपने कुछ सिक्योरिटीज खरीदी और हर साल आपको उस पे इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है। तो सर ये रिकरिंग नेचर की कमाइयां हैं, इनको हम नॉर्मल या रेगुलर इनकम का नाम देंगे। और जो भी नॉर्मल या रेगुलर इनकम होगी उनका रेट सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल हमें बताएगी इन दी एनुअल बजट विच इज नोन एज फाइनेंस एक्ट। यानी जो भी रेगुलर इनकम होगी उसका जो टैक्स रेट है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हर साल के बजट में बताएगी। और बजट कैसे बनता है सर, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस बिल बनाती है, फाइनेंस बिल में वो कुछ अमेंडमेंट्स लिखती है, फिर ये बिल आगे अप्रूवल के लिए भेजा जाता है टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट अप्रूवल। एंड देन जब अप्रूव होके ये तीनों जगह से आ जाता है, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट से अप्रूव होके आ जाते हैं, तो इसको फाइनेंस एक्ट का नाम दिया जाता है। और इस फाइनेंस एक्ट को जो हर साल आता है, इसके अंदर रिकरिंग नेचर की कमाई के स्लैब रेट्स गिवन होते हैं। के टैक्स रेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है जी। तो अगर रिकरिंग नेचर की कमाई है, नॉर्मल नेचर की कमाई है, रेगुलर नेचर की कमाई है, जो 5 में से किसी भी हेड में जनरेट हो रही है, तो उनका जो रेट ऑफ टैक्स है वो आपको फाइनेंस एक्ट से उठाना होगा, जो हर साल जनरली चेंज होता है। हर साल जनरली फाइनेंस एक्ट के अंदर जो रेट्स है वो चेंज होते हैं। वेयर एज लॉ मेकर ने कहा कि सर कभी कभी हमने देखा कि कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस से जो कमाई आ रही है वो नॉन रिकरिंग नेचर की भी हो जाती है। सर कैपिटल गेन, मैंने अपना घर बेचा, अब घर में फ्रीक्वेंटली नहीं बेचती, 10 साल में एक बार बेचा, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर की कमाई है। सर हो सकता है बहुत से लोग लाइफ लॉन्ग अपना घर ही ना बेचते हो, तो भाई वंस इन अ वाइल मैंने घर बेच के या आपने कोई कैपिटल एसेट्स को बेच के गेन जनरेट किया, तो वो कैपिटल गेन की नॉन रिकरिंग नेचर की कमाई है। उसका जो रेट है सरकार कहती है वो रेट आपको इनकम टैक्स एक्ट से उठाना होगा। इनकम टैक्स एक्ट में अलग अलग सेक्शंस के अंदर फिक्स्ड रेट दिए गए हैं नॉन रिकरिंग नेचर की कमाई के। ठीक है जी। या सर अदर सोर्सेस से कोई ऐसी कमाई आ गई, मैंने केबीसी अटेंड किया, केबीसी ज्वाइन किया और वहां से मैंने कुछ अमाउंट विन किया, या मैं अपनी फैमिली के साथ गोवा गई और वहां पे मैंने गैम्बलिंग की,
सट्टा खेला, जुआ खेला और गैम्बलिंग में मैंने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जीता, तो सर ये वंस इन अ वाइल की कमाई है, रिकरिंग नेचर की नहीं है। देयरफॉर इनका जो रेट है वो हमें फ्लैटली इनकम टैक्स एक्ट से उठाना होगा, जो जनरली फिक्स्ड होता है। तो सबसे पहले अब हमने देखा कि जब भी हम बेसिक टैक्स का रेट उठाएंगे तो बेसिक टैक्स का रेट देखते वक्त हमें सबसे पहले क्लासिफाई करना होगा कि जो भी हमारी इनकम है वो नॉर्मल है या स्पेशल है। अगर स्पेशल इनकम है, नॉन रिकरिंग नेचर की है, तो सर उनका जो रेट है वो इनकम वाइज आपको इनकम टैक्स एक्ट से उठाना होगा। यानी स्पेशल इनकम में हमने कहा सर कि सर मान लीजिए विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, हमने वंस इन अ वाइल जीता, तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि सर विनिंग हो फ्रॉम गैम्बलिंग एटसेट्रा तो आपको 30% का फ्लैट इनकम टैक्स देना है, फिर असेसी भले ही कोई भी हो। अगर आपकी कमाई गैम्बलिंग से आई है तो असेसी चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ असेसी, आपकी कमाई विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग से आई तो उसके ऊपर जो इनकम टैक्स का रेट है वो फ्लैट 30% आपको देना होगा। वेयर एज अगर आपकी कमाई नॉर्मल नेचर की है, रेगुलर नेचर की है, तो सर फिर ऐसे में फाइनेंस एक्ट से आपका रेट उठाया जाएगा और जो रेट होगा वो असेसी वाइज देखा जाएगा। यानी अब सर आपकी इनकम क्या है हमें इससे मतलब नहीं, इनकम किसी भी नेचर की हो सकती है, लेकिन जो रेट है वो हम असेसी वाइज चार्ज करेंगे। यानी अगर आप इंडिविजुअल हो या आप एचयूएफ हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, तो सर आपके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा, स्लैब रेट दिया जाएगा। वेयर एज अगर आप कंपनी हो तो आपके ऊपर अलग रेट लगेंगे, एंड अगर आप कोई फर्म या एलएलपी हो तो आप पे रेट अलग लगेंगे, भले ही इनकम किसी भी हेड के अंदर क्यों ना जनरेट हो। तो ध्यान रखिएगा सर, पांचों हेड की इनकम हमने फर्दर 2 कैटेगरी में बांटी। पहली कैटेगरी है नॉर्मल इनकम, दूसरी कैटेगरी है स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम के अंदर जो रेट है वो आपको फाइनेंस एक्ट से उठाना है और स्पेशल इनकम का जो रेट है वो आपको इनकम टैक्स एक्ट से उठाना है। नॉर्मल इनकम का जो रेट है वो असेसी वाइज एप्लीकेबल होगा, यानी सबसे पहले आपको क्लासिफाई करना होगा, ये देखना होगा कि असेसी कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है या एलएलपी, उसके अकॉर्डिंगली आपको रेट डिटरमिन करना होगा। वेयर एज अगर स्पेशल इनकम है तो वहां पे इनकम वाइज आपको टैक्स रेट डिटरमिन करना होगा, वहां पे असेसी कोई भी रहे, आप देखोगे नेचर ऑफ इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इनकम टैक्स एक्ट से रेट निकालना होगा। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक की बात। फर्दर एक छोटी सी बात हम दिमाग में और बैठा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। हमने पीछे इंट्रोडक्शन में देखा था कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन लिस्ट आइटम नंबर 82 ने पावर दी थी पार्लियामेंट को कि आप इनकम पे लॉ बना सकते हो। यहां से पावर लेके पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया। इस एक्ट को फर्दर चैप्टर्स में बांटा गया, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 23, और ये चैप्टर रोमन कैपिटल में है। पूरे इनकम टैक्स एक्ट को 23 चैप्टर्स में बाइफरकेट कर दिया गया और इन 23 चैप्टर्स के अंदर टोटल 298 सेक्शंस डाले गए। ठीक है जी, जिनमें से कुछ बेसिक चैप्टर्स इस तरह से हैं। सर ये जो सेक्शंस है 298 सेक्शंस इन चैप्टर्स के अंदर हैं, और चैप्टर्स को ब्रॉडली अब हम बांट देते हैं अपने कैटेगरी वाइज, जिसके अकॉर्डिंग हम आगे चल के टोटल टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करेंगे किसी भी असेसी की। तो सर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे चैप्टर 4 आएगा, जो चैप्टर 4 हमें 5 हेड में कैलकुलेशन करना सिखाएगा। चैप्टर 3 हम देखेंगे जिसमें पांचों हेड के अंदर कुछ रिस्पेक्टिव रिडक्शंस की बात होगी, जिनको हम एग्जेम्पशंस का नाम देंगे। फिर चैप्टर 5 में जाके हमें क्लबिंग सिखाई जाएगी। चैप्टर 6 जो है वो हमें सेट ऑफ के प्रोविजंस देगा। चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शंस दी जाएंगी जो हमें जीटीआई से रिड्यूस करनी है टीटीआई निकालने के लिए।
एंड चैप्टर 12 एंड 12A जो है वो हमें स्पेशल इनकम से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस और रेट्स की बात बताएगा। और स्पेशल इनकम कौन सी इनकम होगी सर? वो इनकम जो नॉन रिकरिंग नेचर की है, जो कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज के हेड के अंदर हम क्लासिफाई करके उनकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करेंगे। तो स्पेशल इनकम के जो प्रोविजंस होंगे चैप्टर 12 और 12A के अंदर हम देखेंगे। ठीक है जी, तो ये ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट से आपको ये चैप्टर नंबर याद रखने हैं। बस फिलहाल के लिए इतनी बात ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स निकालने के लिए टोटल टैक्सेबल इनकम से हमें कुछ रेट्स मल्टीप्लाई करने होंगे और वो रेट्स हमें 3 कैटेगरी में लेने होंगे। पहली कैटेगरी बेसिक टैक्स की, दूसरी कैटेगरी सरचार्ज। सरचार्ज तभी लगेगा जब आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, यानी सरचार्ज इफ एनी हमेशा नहीं लगता, बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो हमेशा लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का फ्लैट रहेगा। सरचार्ज का रेट डिपेंड करेगा ऑन टोटल टैक्सेबल इनकम और बेसिक टैक्स का जो रेट है वो रेट डिपेंड करेगा इनकम की नेचर पे। इनकम अगर स्पेशल है तो सर नेचर वाइज, इनकम की नेचर वाइज हम इनकम टैक्स एक्ट से रेट उठाएंगे, वेयर एज अगर इनकम जो है वो नॉर्मल रेगुलर नेचर की है तो उनका जो रेट है वो हम फाइनेंस एक्ट से उठाएंगे। और अगर असेसी इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उनके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई किया जाएगा। अब ये जो स्लैब रेट है, ये स्लैब रेट ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करना शुरू किया था। आइए उन रेट्स को एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा बेसिक टैक्स का रेट। हमने कहा सर बेसिक टैक्स का जो रेट है वो अगर नॉर्मल इनकम पे आप निकालने जा रहे हैं, नॉर्मल इनकम पे, तो ये असेसी वाइज निकलेगा। हमें देखना होगा असेसी कौन है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है एंड सो ऑन। और इसका जो रेट है वो फाइनेंस एक्ट से उठाना होगा। जैसे हम जून 21 एंड दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 को देख रहे हैं, तो फाइनेंस एक्ट 2020 ने कहा कि सर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए हम स्लैब रेट्स देंगे। तो इस चैप्टर में जहां पे हम टैक्स रेट्स के अंदर बेसिक टैक्स रेट्स देख रहे हैं, वहां पे हम खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ देखेंगे। बाकी जो है कंपनीज वगैरह, उन कंपनीज और फर्म को हम आगे चल के रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर पीजीबीपी कैपिटल गेन में कंसिडर करेंगे। फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन लेवल है, बेसिक लेवल है, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स और एचयूएफ का स्लैब देखेंगे। उन्होंने कहा सर इंडिविजुअल को कैटेगराइज कर लो। अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है, इंडियन रेजिडेंट है एंड वो इंडिविजुअल रेजिडेंट बिलो 60 इयर्स है, यानी जो रेजिडेंट है उसकी एज 60 साल से कम है, या वो नॉन रेजिडेंट है और किसी भी एज का है, या वो एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है एसएससी, तो ऐसे केस में उन्होंने कहा कि सर तीनों में से कोई भी हो, रेजिडेंट बिलो 60 इयर्स, नॉन रेजिडेंट ऑफ एनी एज और एन एचयूएफ, तीनों ही केस में स्लैब रेट सेम रहेगा, जो कुछ इस तरह से होगा कि सर उनकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो होगी अप टू 2,50,000, 2.5 लाख तक की टोटल टैक्सेबल इनकम पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वेयर एज 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक के स्लैब पे 5% का टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20% का टैक्स और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। वेयर एज अगर उस रेजिडेंट इंडिविजुअल की एज 60 इयर्स और मोर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो ऐसे में उनको 3 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, यानी उनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 3 लाख तक पे कोई इनकम टैक्स नहीं, 3 से 5 लाख तक के स्लैब पे 5% का टैक्स, 5 से 10 लाख के स्लैब पे 20% का टैक्स और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स। यानी इसमें और इसमें क्या फर्क है सर? यहाँ पे 2.5 लाख तक की छूट है, 2.5 से 5 तक 5% है, और यहाँ पे 3 लाख तक की छूट है, 30 से 5 तक, 3 से 5 लाख तक, यानी 5 लाख तक के अमाउंट पे 5% का स्लैब रेट चलेगा। हाउएवर अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल की एज 80 इयर्स और मोर है,
इंडिविजुअल रेजिडेंट है एसएससी और उनकी एज 80 इयर्स और मोर है, तो लॉ मेकर ने कहा उन्हें हम 5 लाख रुपए तक छूट देंगे। उनकी टोटल टैक्सेबल इनकम पे कोई इनकम टैक्स नहीं, 5 लाख तक छूट है। तो सर हमने देखा था यहाँ पे 2.5 लाख तक छूट, यहाँ पे 3 लाख तक छूट, यहाँ पे 5 लाख तक की छूट। अगर बिलो 60 इयर्स की एज थी तो 2.5 से 5 लाख तक 5%, 60 इयर्स और मोर थी तो 3 से 5 लाख तक 5%, लेकिन 80 इयर्स और मोर के केस में सिर्फ 5 लाख तक की छूट है। देयरफॉर यहाँ पे 5% का स्लैब है ही नहीं। सीधे 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स देना है और 10 लाख से ऊपर आपको 30% का टैक्स देना है, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द असेसी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक डिस्प्यूटिंग पॉइंट आया कि सर ये एज 60 इयर्स और मोर या 80 इयर्स और मोर किस दिन होनी चाहिए। तो लॉ मेकर ने कहा कि सर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब वो साल जिस साल की आप इनकम का टैक्स निकाल रहे हैं, जिस साल की इनकम पे टैक्स कंप्यूट हो रहा है, असेसमेंट ईयर पे इनकम पे टैक्स कंप्यूट किया जा रहा है इन दी असेसमेंट ईयर, उस साल में, उस प्रीवियस ईयर में अगर किसी भी दिन, एनी टाइम, किसी भी दिन असेसी की एज 60 या 60 को पार कर गई तो सर 3 लाख तक की छूट मिलेगी। अगर उनकी एज 80 इयर्स को क्रॉस कर गई, 80 और मोर इयर्स हो गई तो 5 लाख तक की छूट और बाकियों के लिए 2.5 लाख तक की छूट रहेगी। अब इसमें मैम डिस्प्यूट आता है कि हम पर्टिकुलरली किस दिन माने कि किसी असेसी की एज क्या है। तो लॉ मेकर इस एक्ट के तहत साइलेंट रहा इस मैटर को लेके, एज के मैटर को लेके इनकम टैक्स एक्ट में चुप्पी रही, जिसके चलते इंडस्ट्री में डिस्प्यूट आया और ये डिस्प्यूट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा इन द केस ऑफ प्रभुदयाल सेस्मा। प्रभुदयाल सेस्मा जी का डिस्प्यूट हुआ विद स्टेट ऑफ राजस्थान और दोनों का डिस्प्यूट पहुंचा एपेक्स कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है, जिसे हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, वहां पे ये डिस्प्यूट पहुंचा और फिर इस डिस्प्यूट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाई जो बाद में डिपार्टमेंट ने भी क्लैरिफाई की अंडर सर्कुलर नंबर 28/2016, जिसके अंदर सीबीडीटी ने भी वही बात क्लैरिफाई की जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुदयाल सेस्मा जी की जजमेंट में कही थी। इसमें कहा गया कि सर भले ही लोग अपना बर्थडे सेम डे पे बनाते हैं जिस दिन उनका बर्थ हुआ था, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट लॉ मेकर ने कहा कि सर आपकी एक पर्टिकुलर एज आपके बर्थडे से ठीक एक दिन पहले पूरी कंप्लीट मानी जाएगी। यानी मैं एग्जाम्पल ले लेती हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक असेसी हैं मिस्टर राम। ठीक है जी, अब मिस्टर राम जो हैं वो लेट्स से 30 अप्रैल 1960 को बॉर्न हुए। अब इनके 60 इयर्स कंप्लीट कब माने जाएंगे? ऑन 30 अप्रैल 2020, इज इट? अब ऐसे में आई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, प्रभुदयाल सेस्मा जी की जजमेंट या सर्कुलर 28/2016, जिन्होंने क्लैरिफिकेशन दी बोर्ड ने। उन्होंने कहा सर इस बर्थडे को, भले ही ये 30 अप्रैल 2020 बर्थ का डे है, बर्थडे है जिस दिन मिस्टर राम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस दिन उनके 60 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए। इस दिन उनके 60 इयर्स कंप्लीट
नहीं हुए हैं, हम इसको कंप्लीशन नहीं मानेंगे। अब आप कहोगे मैम क्यों नहीं मानेंगे? अगर हम ये मान लें कि भाई मिस्टर राम 30 अप्रैल को बॉर्न हुए थे इन द इवनिंग 4:30, तो हमें ये मानना चाहिए कि 30 अप्रैल 2020 को 4:29 PM को इनके 60 साल कंप्लीट हो गए। लॉ मेकर ने कहा नहीं, हम यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के लिए निकालते वक्त घंटे नहीं देखेंगे। ये जो घंटे हैं ये हमें इग्नोर करने हैं। हम क्या देखेंगे? दिन। और हमारे मुताबिक यानी लॉ मेकर के मुताबिक उनका कहना है कि सर 30 तारीख को तो उनका 61st ईयर बिगिन हो गया है, 61वां साल उनका शुरू हो गया है। उनके जो 60 ईयर है वो कंप्लीट हो गए हैं ठीक एक दिन पहले, दैट इज 29 अप्रैल 2020 को रात के 12 बजे से पहले, यानी 11:59 तक वो 60 साल के हो गए। जैसे ही घड़ी में 12 बजे यानी 0000 आवर्स शुरू हुए, सर 61st ईयर उनका शुरू हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। मैम अब ये बात आप क्यों बता रहे हैं? बेटा ये बात हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि असेसी का जो बर्थडे है वो 1 अप्रैल को हो। लेट्स से अब हम दूसरा केस बना रहे हैं कि मिस्टर अब्दुल हैं और मिस्टर अब्दुल का बर्थडे है 1 अप्रैल 1960 को, तो इनके 60 इयर्स कब मान लिए जाएंगे? अब 1 अप्रैल 2020 को तो नहीं माना जाएगा, उससे ठीक एक दिन पहले यानी 31 मार्च 2020 को हम मान लेंगे उनके 60 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। उनके 60 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे 60 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो लॉ मेकर कह रहा है कि ऑन एनी डे, किसी भी एक दिन इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, लेट्स से प्रीवियस ईयर है 1920 का, जो 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2020 को कंप्लीट हुआ। तो सर लेट्स से रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 2020, तो इस दिन वो 60 साल के हो गए हैं। देयरफॉर नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में उनके ऊपर जो स्लैब रेट होगा वो 60 और मोर ईयर्स वाला एप्लीकेबल होगा, जहां पे उन्हें 3 लाख की छूट मिलेगी। या अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हम ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सर मिस्टर जॉन है और मिस्टर जॉन का जो बर्थडे है वो मिस्टर जॉन का बर्थडे है ऑन 1 अप्रैल 1961, तो उनके 60 इयर्स का पूरे हुए ऑन 31 मार्च 2021 को उनका 60 इयर्स कंप्लीट हो गए। अब 60 इयर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए और ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 2020-21 का, जो 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था और 31 मार्च 2021 तक चला। तो अब ऐसे केस में नेक्स्ट ईयर जो असेसमेंट ईयर आया 2021-22 का, इस पीरियड में आप जब टैक्स निकालेंगे मिस्टर जॉन का, तो उनके जो स्लैब रेट लेंगे वो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट कर देंगे, उस पे कोई भी इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पे कोई भी इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि सर हमने यहाँ पे ऊपर स्लैब में देखा कि सर जब भी 60 इयर्स या मोर की एज होगी ऑन एनी डे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ऐसे में असेसमेंट ईयर में टैक्स निकालते वक्त स्लैब रेट 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं होगा, 3 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5%, 5 से 10 तक 20% और 10 से ऊपर 30% का टैक्स आपको देना होगा। एंड फाइनली ये जो लिमिट्स होंगी हमने देखा सर इंडिविजुअल
रेजिडेंस की या HUF के केस में हमने जो लिमिट्स देखी, या नॉन रेजिडेंट के केस में किसी भी एज का था हमने जो लिमिट्स देखी, ये सारी लिमिट्स जो हैं, इन लिमिट्स को हम स्लैब रेट का हिस्सा मानेंगे और इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा उस लिमिट को हम नाम देंगे अब से मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। उसको हम बुलाएंगे मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, जिसे शॉर्ट में हम MEL भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द MEL, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF। तो अगर इंडिविजुअल की एज कितनी है, इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट है और उनकी एज जो है 80 इयर्स और मोर है, तो उनकी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपए। अगर वो इंडिविजुअल रेजिडेंट हैं और उनकी एज 60 इयर्स और मोर की है, 80 से कम की है, तो उनकी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख। अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट जिनकी एज 60 इयर्स से लेस है, या वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट हैं ऑफ एनी एज, किसी भी एज के, या वो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो इन तीनों ही केसेस में मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की है। ठीक है जी। इसके ऊपर 5 लाख तक 5%, 5 से 10 तक 20% और 10 लाख के ऊपर 30% का स्लैब रेट रहेगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? देखिए बेटा, अब मैं यहाँ पे बहुत स्लो चली थी जानबूझ के, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक थे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त, और ये जो रेट्स है वो हमारे टिप्स पे होने चाहिए इन ऑर्डर टू क्विकली रिजॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके। अब हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चन की सहायता से इन रेट्स को अपने दिमाग में बैठाते हैं। आइए देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 1, मिस्टर हरि कृष्णा हु इज अ रेजिडेंट has a total income of 18,60,000 for the previous year 2021, comprising of income from house property and interest on fixed deposits. Compute his tax liability for assessment year 21-22, assuming his age is 58 years. ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं हम आंसर निकालना। ध्यान रखिएगा बेटा, आज से जब भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो उसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपको करना है। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय मिस्टर हरि। ठीक है, चलिए अब हरि की एज कितनी है? 58 इयर्स है, क्वेश्चन बोल रहा है, यानी लेस देन 60 इयर्स है। तो इनकी 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, नील रेट है। देयरफॉर यहां पे अमाउंट क्या होगा? 0। फर्दर 2.5 लाख से 5 लाख तक का जो रेट है वो है 5% का। तो सर निकालिए 2.5 लाख से 5 लाख तक का अमाउंट कितना है, स्लैब में है, तो सिंपली कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का 5% आपका कितना निकल के आएगा? 12,500 रुपए। ठीक है जी, आपने निकाला 2.5 लाख पे 5%। नेक्स्ट सर 5 से 10 लाख तक का रेट रहेगा 20% का, यानी 5 से 10 लाख कितने आए? 5 लाख रुपए। उस पे 20% के हिसाब से निकल के आया 1 लाख रुपए। बैलेंस अमाउंट कितना बचा? सर टोटल इनकम है 18,60,000, 18,60,000, तो बैलेंस कितना बचा? 18,60,000 में से 10 लाख हटा दिए तो बचे बैलेंस 8,60,000। उस पे कितना रेट रहेगा 10 लाख के ऊपर? 30%। तो 8,60,000 का 30% के रेट से आप टैक्स निकालेंगे तो ये आएगा 2,58,000। ठीक है जी, इन तीनों अमाउंट का टोटल किया तो आपका निकल के आया बेसिक टैक्स, वो कितना हुआ? 3,70,500 का। अब क्या इन पे सरचार्ज लगेगा? सर हमने देखा सरचार्ज कब होता है? जब आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख को एक्सीड करती है,
और यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो 50 लाख से नीचे है, देयरफॉर सरचार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, NA मीन्स नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे सरचार्ज नहीं लगेगा, जिसके चलते बेसिक टैक्स अभी भी कितना निकल के आएगा, 3,70,500। हाँ, अब इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट है 4%। ये रेट हमेशा 4% रहेगा और सब असेसीज के बेसिक टैक्स पे लगाया जाएगा, जो निकल के आएगा 14,820। ये किस पे निकाला है आपने सर? सेस है, सेस का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स, यानी जो टैक्स का अमाउंट है 3,70,000, ये 3,70,500 के ऊपर 4% के रेट से आपने निकाला, इस अमाउंट पे सेस निकलेगा और इन दोनों का जो टोटल आएगा उस टोटल को हम नाम देंगे इनकम टैक्स का, यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी हरि कृष्णा की कितनी हो जाएगी, 3,85,320 रुपीज। क्लियर है बेटा? सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2। मिस्टर मधुसूदन हैज अ टोटल इनकम ऑफ रुपीज 78,60,000। सर इस बार जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 50 लाख को क्रॉस कर गई है। फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। चलिए निकालते हैं सोल्यूशन। अगेन हमें एक स्टेटमेंट बनानी होगी, ध्यान रखिएगा हमारे को स्टेटमेंट के बिना आंसर नहीं देना, हमें बनानी है स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मधुसूदन। जो भी असेसी का नाम दिया है वो आपको लिखना है और साथ साथ ईयर भी लिखना है। फॉर द असेसमेंट ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर है, 21-22। अब इसमें एज नहीं बताई, यहाँ पे मधुसूदन की एज नहीं बताई, तो ध्यान रखिएगा एक एग्जाम नोट लिख लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन में असेसी की एज ना गिवन हो तो आप हमेशा एज्यूम करेंगे बिलो 60 इयर्स है, क्योंकि जनरली ज्यादातर जो लोग इनकम जनरेट करते हैं वो रिटायरमेंट से पहले ही करते हैं। 60 इयर्स से कम की एज पे ज्यादा लोग कमाते हैं, 60 के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं, बहुत कम लोग ये होते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट भी काम करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, इफ एज इज साइलेंट इन क्वेश्चन, अगर एज साइलेंट है क्वेश्चन में तो आपको क्या एज्यूम करना होगा, बिलो 60 इयर्स। एंड दूसरा, अगर सवाल में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट स्टेटस नहीं दिया हो, इफ रेजिडेंशियल स्टेटस इज साइलेंट, अगर रेजिडेंशियल स्टेटस जो है असेसी का वो साइलेंट है क्वेश्चन में, तो आपको एज्यूम करना होगा टू बी रेजिडेंट। भाई इंडिया में हम टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं तो इंडियन रेजिडेंट के निकाल रहे होंगे, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, ना एज बता रहा है ना रेजिडेंशियल स्टेटस बता रहा है, तो आप क्या मान लेंगे, सर है ये इंडियन रेजिडेंट ही रेजिडेंट है और इनकी एज जो है वो बिलो 60 इयर्स है। ठीक है, बिलो 60 इयर्स है। क्लियर है? तो बिलो 60 इयर्स में कितने तक की छूट, 2.5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं, निल। 2.5 से 5 लाख तक सेम 5% का टैक्स, वो निकल के कितना आएगा सर, 12,500। ठीक है, 2.5 लाख रुपए बचा, 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से निकाला, 12,500 का टैक्स। ये तो याद ही कर लीजिए आप, अमाउंट हर बार इतना ही आएगा। 5 से 10 लाख तक 20% का टैक्स रेट है, यानी 5 लाख जो बचे 5 लाख के ऊपर, 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक जो रिमेनिंग 5 लाख हैं उन पे 20% के रेट से आप टैक्स निकालोगे तो हमेशा 1 लाख रुपए ही आएगा। ठीक है, बैलेंस कितना बचा सर, 78,60,000 में से 10 लाख गए तो बैलेंस कितना बचा, 68,60,000 पे रेट क्या रहेगा, 30% का। अब निकालिए 68,60,000 पे आपका स्लैब रेट कहता है 30% के रेट से आपको टैक्स निकालना है, तो ये आपका निकल के आएगा 20,58,000। ठीक है जी, यानी बेसिक टैक्स कितना हो गया, 20,58,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500 विच गोज टू
21,70,500। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या सरचार्ज लगेगा? बिल्कुल सर, सरचार्ज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल टैक्सेबल इनकम है, दिस टोटल टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 50 lakhs। अब हमने देखा कि सर टोटल टैक्सेबल इनकम जो है 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज रहता है 10% का, और ये जो सरचार्ज होता है ये 10% का निकल के आता है ऑन बेसिक टैक्स। ठीक है, वेयर एज 1 करोड़ से ऊपर का टोटल टैक्सेबल इनकम है तो सरचार्ज 15% हो जाएगा। 2 करोड़ से ऊपर पहुंच गई टोटल टैक्सेबल इनकम तो सरचार्ज का रेट हो जाएगा 25%, और अगर सर टोटल टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ को पार कर गई तो सरचार्ज का रेट हो जाएगा 37%। यानी टेक्निकली स्पीकिंग सरचार्ज के 4 रेट हैं, 10%, 15%, 25% एंड 37%। अब ये सरचार्ज के रेट कब कब लगेंगे ये डिपेंड करेगा आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम पे। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख को पार कर गई, एग्जैक्टली 50 लाख है तो सरचार्ज नहीं है, 50 लाख के ऊपर एक भी रुपया हो गया तो सरचार्ज 10% का लग जाएगा। लेकिन अगर इनकम जो है वो 1 करोड़ से ऊपर चली गई तो सर सरचार्ज का रेट 15% टोटल पे हो जाएगा। यानी 50 लाख रुपए तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख के ऊपर एक भी रुपया हुआ तो पूरे के पूरे 50 लाख 1 रुपए पे सरचार्ज 10% का ऑन बेसिक टैक्स, एंड 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक की टोटल टैक्सेबल इनकम है तो 10% है, और 1 करोड़ पे एक भी रुपया आगे एडिशनली बढ़ गया तो वहां पे रेट 15% हो जाएगा। अगर टीटीआई टोटल टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ एक्सीड करेगी तो 25%, और अगर टोटल टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ एक्सीड करेगी तो 37% के रेट से सरचार्ज लगेगा। अब हमारे क्वेश्चन में ये इनकम जो है 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो यहाँ पे सरचार्ज का रेट कितना हो जाएगा? 10%। और ये 10% किस पे लगता है? हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 10% लगेगा ऑन बेसिक टैक्स। तो बेसिक टैक्स कितना है? 21,70,500 रुपए। इसका 10% कितना हुआ? 21,70,500 रुपए का आप 10% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2,17,050 रुपए। ठीक है जी। अब आपका बेसिक टैक्स विद सरचार्ज कितना हो गया? इन दोनों का टोटल निकाल लीजिएगा। इन दोनों का टोटल निकल के आया आपका 23,87,550 रुपीज। इस पे आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है 4% का, यानी 4% का जो सेस है वो बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगेगा। यानी ये जो अमाउंट निकल के आया इस अमाउंट पे आपको 4% के रेट से सेस निकालना होगा, विच कम्स टू 95,502 रुपीज। इसको आप बेसिक टैक्स और सरचार्ज में जोड़ देंगे तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपके निकल के आएगी 24,83,052 रुपीज। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन में जहां पे टीटीआई टोटल टैक्सेबल इनकम जो थी आपकी वो 50 लाख से नीचे थी तो सरचार्ज नहीं लगा। अगले क्वेश्चन में सर 50 लाख से ऊपर टीटीआई चला गया तो आपको सरचार्ज देना होगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बद्रीनाथ whose age is 52 and who is a resident having total income of rupees 51 lakhs for the assessment year 2021-22। 50 लाख से ऊपर पार हो गई। Assume that his total income comprises of salary, house property and interest on fixed deposits। सर ये सैलरी से कमाते थे, कुछ इनके पास एक्स्ट्रा घर थे वो किराए पे दिए थे, वहां से रेंटल इनकम आती थी, और कुछ इन्होंने सेविंग्स एफडी में डाली हुई थी फिक्स्ड डिपॉजिट में, वहां से इंटरेस्ट इनकम आती थी। इनका आपको टोटल टैक्स निकालना है। अगेन हमें स्टेटमेंट बनानी है। इनकी जो एज है वो एज क्या है? प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। इनकी एज कितनी है? सर 52 है, लेस देन 60 ईयर्स है और रेजिडेंट है, तो अगेन 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं। ऊपर 2.5 लाख से ऊपर जो है 5% का रेट है, यानी ये आया आपका 12,500। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% का रेट है, यानी ये आपका आया टोटल 1 लाख रुपए। और बैलेंस जो बचा, बैलेंस कितना बचा? इनकी टोटल इनकम थी 51 लाख की, जिसमें से 10 लाख गए तो 41 लाख पे रिमेनिंग पे 30% के रेट से टैक्स निकाला आपने। 41 लाख पे आपका 30% के हिसाब से टैक्स निकल के आया 12,30,000।
जिसके चलते आपका बेसिक टैक्स हो गया 13,42,500। इसमें सरचार्ज लगेगा, यस सर 51 लाख है, 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज लग जाएगा 10% के रेट से ऑन 13,42,500। ध्यान रखिएगा सरचार्ज हमेशा बेसिक टैक्स पे और सेस जो है वो बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर लगता है। तो इसका 10% आपने निकाला, इट गोज टू 1,34,250 रुपीज। इन दोनों को ऐड किया तो आपका निकल के आया बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज विच गोज टू 14,76,750 रुपीज। इस पे आपको 4% के रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकालना है विच कम्स टू 59,070 रुपीज एंड इसमें आप पूरा टोटल टैक्स जोड़ देंगे तो आपका टोटल जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो निकल के आई 15,35,820 की। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है? यहां तक की बात बेटा अच्छे से क्लियर है? चलिए, तो हमने यहाँ पे टैक्स रेट देख लिया अभी नॉर्मल इनकम के ऑन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। फर्दर हमने कहा सर अगर आप स्पेशल इनकम देखने जा रहे हैं, स्पेशल इनकम मतलब वो इनकम जो कभी कभी आप जनरेट करते हो, नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, तो ये जो स्पेशल इनकम है उनका जो रेट ऑफ टैक्स है वो हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली उठाते हैं। इनकम वाइज ये रेट निकलता है और रेट कुछ इस तरह से होता है। हमने कहा सर स्पेशल इनकम जो है वो हम ब्रॉडली दो सोर्सेस से जनरेट करते हैं। एक तो या तो आप कैपिटल गेन से आप जनरेट करेंगे या सर आपकी अदर सोर्सेस से स्पेशल इनकम जनरेट होती है। लाइक सर कैपिटल गेन से कैसे कैसे हो गया सर? कैपिटल गेन में हमने कहा कि हम हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं या अपने लॉन्ग टर्म में रखे हुए शेयर्स बेच रहे हैं, तो सर ये घर बेचना, गाड़ी बेचना, शेयर्स बेचना ये वंस इन अ वाइल के ओकेजनल मूवमेंट्स है, इवेंट्स है, तो इनको हमने कहा कि सर ये जो है स्पेशल नेचर की इनकम जनरेट हो रही है अगर इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, इन कैपिटल एसेट्स को बेच के हमें कोई प्रॉफिट, कोई गेन हो रहा है। सिमिलरली अदर सोर्सेज में हमने कहा कि सर हमने कहीं पे सट्टाबाजी की, हमने कहीं गैम्बलिंग की, हॉर्स रेस में हमने पैसा लगाया, तो जरूरी नहीं है हम हर बार जीतें, हम कभी कभी जीत सकते हैं, कभी कभी हार भी सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम कभी कभी जीत रहे हैं स्पेकुलेशन इनकम से तो उसको भी हम स्पेशल नेचर की इनकम मानेंगे, जहाँ पे हमारा जो रेट है वो इनकम टैक्स एक्ट से हमें डिटरमिन करना होगा। तो अदर सोर्सेज में ब्रॉडली हमारी दो इनकम हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने जा रहे हैं। सर सबसे पहली हमारी इनकम हो गई ब्लैक मनी की। ये ब्लैक मनी क्या होता है? जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी हिंट दिया था बेटा, ब्लैक मनी का लिटरल मीनिंग होता है अनडिस्क्लोज्ड इनकम और अनएक्सप्लेन्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड का मतलब सर वो इनकम जो आपने सरकार को बताई नहीं, जो आपने अपने पिछले सालों की टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं की, डिस्क्लोज नहीं की। या सर अनएक्सप्लेन्ड इनकम, आपने कोई ऐसा खर्चा कर दिया जिसकी आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब लेट्स से हमारे एक असेसी ने, मिस्टर राम ने अपनी बेटी की शादी में 50 करोड़ रुपए खर्च किए। अब उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 50 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन वो जो रिटर्न फाइल करते थे 2 करोड़ रुपए की। तो भाई सरकार के पास अधिकार है ऐसे में आके मिस्टर राम से पूछे कि भाई आप तो पिछले कई सालों से 2 करोड़ की रिटर्न फाइल कर रहे थे, फिर सडनली आपके पास ये 50 करोड़ कहाँ से आ गए? अब ऐसे में अगर मिस्टर राम प्रॉपर अपने रिकॉर्ड्स दिखा देते हैं, उनका मन अगर साफ है तो वो कहेंगे हाँ जी सर आप आइए मेरे ऑफिस में, मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ, मैं पिछले 50 सालों से 2-2 करोड़ रुपए जोड़ रहा हूँ और अपनी जिंदगी भर की कमाई को जोड़ के मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ और मैं आपको पुराने सारे रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ इस बात के, तो सर वो एक्सप्लेन्ड इनकम है। लेकिन अगर मिस्टर राम अपनी बेटी की शादी में 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और वो पिछले कई सालों से 5 लाख की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जब उनसे पूछा गया कि बताइए ये 50 करोड़ रुपए कहां से आए, तो वो एकदम घबरा गए, उनके माथे पे पसीना आ गया। वो कहने लगे
सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसी घबराहट देख के ही ऑफिसर को क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि सर ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई सफाई नहीं है, ऐसे पैसे को हम ब्लैक मनी का नाम देते हैं। और सरकार कहती है भाई साहब ये जो ब्लैक मनी है ना, ये सबसे खतरनाक पैसा है। नोट कोई काला नहीं है, नोट तो वही है गुलाबी गुलाबी, लेकिन ये नोट आपने बताए नहीं सरकार को कि आप कमा रहे हो, सो दैट आपको इन नोटों पे टैक्स ना देना पड़े। तो भाई साहब अब जब हम इस अमाउंट को पकड़ेंगे, वैसे तो पता नहीं कितने लोग ब्लैक मनी रखे होंगे दबाए हुए, हमें नहीं पता कि आपके पास कितना ब्लैक मनी है, लेकिन जब भी हम इस ब्लैक मनी को पकड़ लेंगे, कॉट कर लेंगे, तो भाई साहब ऐसी ब्लैक मनी पे हम स्पेशल इनकम की तरह ट्रीटमेंट करते हुए टैक्स लगाएंगे एट अ फ्लैट रेट ऑफ 60% अंडर सेक्शन 115 BBE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हमने कहा सर वैसे तो चोरी जो है पूरी इंडिया कर रही होगी, लेकिन हमारे लिए सरकारी रिकॉर्ड के लिए चोर वो है जो पकड़ा जाए, और जिस चोर को हमने पकड़ा ब्लैक मनी के साथ, उनसे हम टैक्स चार्ज करेंगे एट अ फ्लैट रेट ऑफ 60% अंडर सेक्शन 115 BBE। और सर इन्होंने क्योंकि हमें धोखा दिया है, हमसे चोरी की है, पिछले कई सालों में टैक्स नहीं दिया, हमें नहीं बताया, तो इनसे टैक्स तो हम ज्यादा लेंगे ही लेंगे फ्लैट रेट पे। यहाँ पे कोई स्लैब नहीं होगा, इस अमाउंट पे कोई स्लैब नहीं होगा। साथ साथ इन पे सरचार्ज भी लगाएंगे एट अ रेट ऑफ 25% ऑन बेसिक टैक्स irrespective of the amount whether his total taxable income is exceeding 50 lakhs or not। इनकी टोटल इनकम 50 लाख को ना भी पार हो, लेकिन भाई साहब सरचार्ज तो ब्लैक मनी पे हमेशा लगेगा एट अ फ्लैट रेट ऑफ 25% ऑन द अमाउंट ऑफ बेसिक टैक्स। ठीक है जी। दूसरा जो स्पेशल इनकम जनरेट हुआ फ्रॉम द हेड अदर सोर्सेज, वो हो गया आपका विनिंग अमाउंट फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस और कार्ड गेम्स और एनी अदर गेम ऑफ सॉर्ट, और फ्रॉम गैम्बलिंग, बेटिंग एटसेट्रा। एनी अदर गेम ऑफ सॉर्ट का मतलब होता है सर कोई भी गेम जहां पे विनिंग अमाउंट दिया जा रहा है, लाइक कौन बनेगा करोड़पति, या बिग बॉस, या सर DID डांस इंडिया डांस, या कोई भी ऐसा गेम शो जहां पे गेम है और विनिंग अमाउंट है। सर ये सारे जितने भी गेम्स हैं, इन सब से जो भी विनिंग अमाउंट आएगा वो हमारी स्पेशल इनकम का हिस्सा माना जाएगा, और क्योंकि वो स्पेशल इनकम है तो उसका जो रेट है वो हम इनकम टैक्स एक्ट से उठाएंगे। और लॉ मेकर ने कहा, इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि सर अगर लॉटरी, विनिंग गेम्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स वगैरह से किसी से भी आप कुछ अमाउंट जीत रहे हो तो उस पर फ्लैट टैक्स रेट है 30% का, और ये जो 30% का फ्लैट रेट होगा ये ग्रॉस विनिंग पे लगेगा। ग्रॉस का मतलब होगा विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्सपेंस, विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्सपेंस, कोई भी खर्चा माइनस नहीं करना। यानी सिंपल सी बात सर कि मान लीजिए हमने जो है केबीसी में, लेट्स से हमारे क्लाइंट ने केबीसी में 50 लाख रुपए जीते, लेकिन केबीसी जीतने के लिए वो दिल्ली में रहते थे वो, और दिल्ली से मुंबई फ्लाई करके गए, वहां पे रुके कुछ दिन, खाना पीना खर्च हुआ, रहने का खर्चा हुआ, और उनका 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया, जिसके चलते उन्हें एक्चुअली लेट्स से 48 लाख मिले। तो लॉ मेकर ने कहा उन्हें कितना मिल रहा है हमें इससे मतलब नहीं है, जितना टोटल विनिंग अमाउंट है, भाई साहब आपने फ्री में बैठ के सट्टे से कमाया है। अब मैम केबीसी में तो हमने मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो किस्मत का भी सहयोग है ना, यहाँ पे एफर्ट्स तो हर किसी ने मारे होंगे, लेकिन जीत के कुछ ही बंदे जा रहे हैं। तो सर ये जो एक्स्ट्रा कमाई आपको अदर सोर्स से हुई विनिंग से, इसमें से हम कोई खर्चे वर्चे माइनस नहीं करेंगे, जो टोटल विनिंग अमाउंट आएगा उस टोटल विनिंग अमाउंट पे फ्लैट 30% के रेट से हम यहाँ पे इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। हाउएवर सरचार्ज सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो 50 लाख को पार करेगी। यानी सर यहाँ पे हमने अदर सोर्सेज से 2 स्पेशल इनकम देखी, एक देखा ब्लैक मनी जिसपे फ्लैट रेट है 60% का प्लस सरचार्ज 25% का ऑलवेज, वेयर एज दूसरी हमने स्पेशल इनकम देखी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, गैम्बलिंग एटसेट्रा। तो वहां पे उन्होंने कहा सर फ्लैट रेट है इनकम टैक्स का 30%, और सरचार्ज यहाँ पे हमेशा नहीं लगता, यहाँ पे सरचार्ज की नॉर्मल कंडीशन ही एप्लीकेबल है। अगर आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रहा है तो आपको 10% का सरचार्ज देना है, अदरवाइज कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक है जी। और इन 2 इनकम को छोड़ के
यानी ब्लैक मनी और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस वगैरह को छोड़ के बाकी जो भी अदर इनकम है फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उनको हम नॉर्मल इनकम मानेंगे और नॉर्मल इनकम मानते हुए उनका फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली हम रेट उठाएंगे। अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो स्लैब रेट होगा और अगर कंपनी पार्टनरशिप फर्म है तो अलग रेट रहेंगे। ठीक है जी। तो ये जो नॉर्मल इनकम के रेट हैं वो हम इंडिविजुअल एचयूएफ के तो देख ही चुके हैं, बाकी कंपनी एलएलपी के हम रिस्पेक्टिवली आगे चल के रिस्पेक्टिव हेड्स के अंदर पीजीबीपी कैपिटल गेन के अंदर देखेंगे। ठीक है जी। तो अभी हमने यहाँ पे स्पेशल इनकम देखा ऑन अदर सोर्सेज, जिसमें दो इनकम आई, ब्लैक मनी जिसके ऊपर आपको फ्लैट 60% का टैक्स देना है अंडर सेक्शन 115 बीबीई प्लस सरचार्ज हमेशा ही देना है 25% का, और दूसरा हमने देखा विनिंग अमाउंट फ्रॉम हॉर्स रेस, गैम्बलिंग, गेम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वहां पे फ्लैट रेट जो है वो 30% का है और सरचार्ज वहां पे नॉर्मल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ही लगेगा। इन दो के अलावा कोई भी अदर सोर्स की इनकम है वो नॉर्मल इनकम मानी जाएगी और नॉर्मल इनकम मानते हुए हम बाकी स्लैब रेट्स या फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली उनके ऊपर इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां तक के कंसेप्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बहुत सारे कंसेप्ट हम धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं, आपको बार बार डेली की क्लासेस डेली बेसिस पे रिपीट करनी है, रिवाइज करनी है। दिस इज द ओनली वे टू रिटेन द प्रोविजंस। तो यहां तक की बात को अच्छे से याद कर लीजिए। आज की क्लास को हम यहीं पे होल्ड करते हैं, इसके आगे के प्रोविजंस विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम अगली क्लास में देखेंगे। टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।